हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टीए के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग अभी हाउस कंस्ट्रक्शंस के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। पीछे के कई सारी वीडियो हमने की हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, वहाँ से जाके पहले देखिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन मतलब कि नींव। और इसके बारे में मुझे ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फाउंडेशन इतना इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है एक बिल्डिंग के लिए, ये हम बचपन से हर क्षेत्र में इन चीज़ों को बोलते आ रहे हैं। जैसे कभी हम पढ़ाई के बारे में भी बोलते हैं कि फाउंडेशन मजबूत करो, अपना बेस मजबूत करो। तो किसी भी बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर कहा जाए तो वो क्या है कि फाउंडेशन है। क्योंकि सारा बिल्डिंग की जितनी भी लोड है, सब कुछ फाउंडेशन से होते हुए ही ग्राउंड में जाता है। इसीलिए फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और फाउंडेशन कैसा होगा, कौन सा फाउंडेशन होगा, ये सब चीज़ें बिल्कुल वहाँ की परिस्थिति और स्थिति को समझने के बाद ही डिसाइड होना चाहिए। वैसे तो लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक घर बना रहा हूँ, बाजू वाले ने कैसा घर बनाया है, उसी के हिसाब से वो फाउंडेशन टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर सामने वाले ने सही किया है तो आपने बिल्कुल सही किया, अगर उसने गलती की है तो आपने उस गलती को कॉपी कर लिया। और इसी तरह से जनरल कंस्ट्रक्शंस हमारे इंडिया में होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कोई इंजीनियरिंग सलाह लेता नहीं है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक जागरूक नागरिक हैं और आप समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू दिस वीडियो। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कम से कम चीज़ों को समझिए कि अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए फाउंडेशंस की इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ कितने क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, वैसे मैं कोई फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी टिके रहें, क्योंकि इससे उनका पूरा बेस बनेगा। और जब वो पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में मज़ा आएगा। तो पढ़ाई में मज़ा कब आता है? जब उन्हें पता हो कि हम करने क्या वाले हैं। देखिए, बेसिकली देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। बहुत तरह के फाउंडेशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग की दुनिया में। और इंजीनियर्स अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन फाउंडेशंस को सिलेक्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ दो टाइप के फाउंडेशन की। और एक है, पहला है जिसको हम लोग कहते हैं पाइल फाउंडेशन। भाई स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कर देना। और दूसरा है फुटिंग्स या ओपन फाउंडेशन। मैं इस वीडियो में सिर्फ दो ही फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जनरली इन्हीं दो टाइप के फाउंडेशंस का इस्तेमाल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में होता है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। अब देखिए, एक फाउंडेशन का फंक्शन क्या है, फाउंडेशन का काम क्या है। जैसे देखिए, आप क्या करते हैं अपने घर में, एक अर्थिंग, कभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्राउंड में एक रॉड गाड़ दिया, ग्राउंड में रॉड इंसर्ट किया, उसमें एक वायर जोड़ा और बिजली का एक प्लस वाला लेके, ऐसा कभी किया है? जैसे मुझे बल्ब जलाना है सपोज, और मेरे पास मैंने क्या किया कि प्लग में से प्लस वाला जोड़ दिया इसमें, और एक दूसरी वायर जो है अर्थ कर दी ग्राउंड के अंदर अर्थ कर दी। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, तो क्या होता है, हमारा बल्ब जल जाता है। तो बेसिकली हम करते क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकलता है, बल्ब से होते हुए ग्राउंड में चला जाता है। तो हम ग्राउंड में जाने का पाथ दे देते हैं। अगर ये पाथ नहीं देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे जो ग्राउंडिंग का काम किसने किया, यहाँ पे ग्राउंडिंग का काम किया ये रॉड ने। उसी तरह
जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन सेम काम करता है। फाउंडेशन क्या करता है, पूरा बिल्डिंग का लोड को लेके ग्राउंड में ट्रांसफर कर देता है ना। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश की, आपने इसको कोरिलेट किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या होता है, बिल्डिंग कोई भी चीज़ है, कोई भी लोड है अगर कहीं पे, तो अल्टीमेटली उसको जाना पड़ेगा ग्राउंड में। अगर ग्राउंड में वो नहीं जा पाएगा तो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी, है ना। तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये स्लैब है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये स्लैब है और इससे मैंने 2 कॉलम जोड़ दिया, ठीक है, और 2 कॉलम जोड़ के मैंने इसमें फाउंडेशन में डाल दिया, यहाँ ग्राउंड, ये फाउंडेशन है मान लीजिए, और इस पे मैंने कोई भी लोड लगाया P। अब ये लोड क्या होगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा इधर, इधर से ट्रेवल करेगा इधर, इधर करेगा फाउंडेशन में, फाउंडेशन से ट्रेवल करके धीरे से ग्राउंड में चला जाएगा। उसी तरह इधर से ऐसा होगा। अब इसमें से कोई भी कंपोनेंट इस लोड को ट्रांसफ़र करने में सक्षम नहीं होगा तो वो फेल हो जाएगा, नहीं ब्रेक हो जाएगा। मान लीजिए ये बीम है, ऊपर वाला टॉप बीम है, ये बीम ही इस लोड को यहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा तो यही टूट जाएगा। तो बीम भी मजबूत होना चाहिए ताकि वो इस लोड को यहाँ तक पहुँचा दे, कम से कम कॉलम जॉइंट तक। फिर कॉलम जॉइंट से ये लोड को कौन सा ले लेगा, कॉलम ले लेगा। अब अगर कॉलम ही सक्षम नहीं होगा इस लोड को ट्रांसफ़र करने में तो कॉलम टूट जाएगा। तो कॉलम भी उतना मजबूत होना चाहिए, और कॉलम जो है इसको कहाँ तक पहुँचा देगा, फाउंडेशन तक। अभी अगर फाउंडेशन इस लोड को ग्राउंड तक ले जाने में सक्षम नहीं होगा तो ये टूट जाएगा। तो फाउंडेशन भी एडिक्वेट मजबूत होना चाहिए, है ना। और ग्राउंड में जो क्या है, नियर बाई एरिया में क्या है आपका, जो सॉइल टच कर रहा है ना। फाउंडेशन के नीचे तो ज़मीन होगी ना, ज़मीन मिट्टी होगी, और अगर वो मिट्टी जो डायरेक्ट लोड ले रही है वो मिट्टी क्या करेगी, पहले पूरा लोड लेके धीरे 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 डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ग्राउंड को। लेकिन ये एकदम से जो हाई लोड होगा वो यहाँ के जस्ट नीचे वाला लोड लेगी। अगर वो मिट्टी वो नहीं ले पाई तो मिट्टी फेल हो जाएगी। तो मिट्टी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। तो एक फाउंडेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। ये फाउंडेशन, अगर इसको हम दोनों को मिला के फाउंडेशन कहें तो फाउंडेशन में एक तो पार्ट आ गया स्ट्रक्चरल पार्ट, जो कि हमारा क्या है, फुटिंग है, और दूसरा पार्ट आ गया सॉइल, नीचे की मिट्टी। तो अब हमने ये समझ लिया कि हमारा फाउंडेशन की स्ट्रेंथ, मजबूती, और जो भी कहें, ये स्ट्रेंथ और मजबूती मैं इंजीनियरिंग में बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत सारी ही कोरिलेटिव चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो एक फाउंडेशन की मजबूती 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक तो स्ट्रक्चरल पार्ट पे और दूसरा सॉइल वाले पार्ट पे। यानी अगर फाउंडेशन तभी मजबूत हो सकता है जब वहाँ की मिट्टी भी मजबूत हो और वहाँ का फाउंडेशन भी मजबूत हो। अब यहाँ पे आता है इंजीनियर का रोल, क्योंकि देखिए मिट्टी को तो आप बदल नहीं सकते हैं। आपका लैंड है, वहाँ पे आपको घर बनाना है, वहाँ लैंड के पास कोई मिट्टी होगी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल, है ना, कई तरह की मिट्टी होती है, और हर मिट्टी का जो मजबूती है कम ज़्यादा होता रहता है। तो इसके लिए अगर कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है तो उसके लिए क्या करते हैं, सॉइल टेस्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल टेस्ट करते हैं, और इसको और ज़्यादा इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहें तो कहते हैं जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ग्राउंड में। वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं कि ग्राउंड के अंदर बहुत सारे बोर होल करते हैं, 10-10, 15-15 मीटर का, और बोर होल करके हम वहाँ अंदर देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से लेयर हैं, मिट्टी के कैसे उसमें पार्टिकल्स हैं, सॉइल के कैसे पार्टिकल्स उसके अंदर हैं। पहला तो हम ये जांच करते हैं, उसके बाद हम लोग लेबोरेटरी में बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि सॉइल के किस लेयर में कितने मजबूती है। 2 मीटर, 1 मीटर डेप्थ पे कितनी मजबूती मिल जाएगी, 2 मीटर डेप्थ पे कितनी मिल जाएगी, 3 मीटर डेप्थ पे कितनी मजबूती मिल जाएगी। और ये डेटा हमें सॉइल इंजीनियर क्या करता है, एक रिपोर्ट बना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दे देता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर उस डेटा के हिसाब से फिर वो फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है उसको डिज़ाइन करता है या डिसाइड करता है कि कितना। पहले तो उस रिपोर्ट के हिसाब से ही डिसाइड करता है कि कौन सा टाइप होगा, पाइल होगा
या फुटिंग होगा। अगर फुटिंग होगा तो उसका क्या साइज होगा, क्या थिकनेस होगा, वो निकाला जाता है। तो ये तो हो गया आपका जो नॉर्मल प्रोसेस अगर आप इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं आपको एकदम स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका घर बना रहे हैं अच्छी तरह से, देखिए 20-30-40 हज़ार रुपये लगेंगे टेस्ट करने के। अगर आपने वो टेस्ट करा लिया तो आपका हो सकता है बहुत सारे पैसे बच जाएं, या हो सकता है कि जो आपका बिल्डिंग जो आप जिस तरह से बना रहे थे वो कोलैप्स होने वाला था, वो कोलैप्स होने से बच जाए। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों इसके फ़ायदे और नुकसान हैं। आजकल बहुत सारा पैसा लग जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, करोड़ रुपए तो नॉर्मली लग जाता है, 1 आध करोड़। मतलब जब आप 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग अगर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो इतना पैसा तो लगता है मिनिमम। तो अगर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो 40-50 हज़ार सॉइल टेस्टिंग में करा लीजिए, अपने स्ट्रक्चरल इंजीनियर को देके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करा लीजिए, ज़्यादा सेफ और बढ़िया और बहुत बेजोड़ चीज़ें होंगी। मैं हर वीडियो में ये सलाह देता हूँ आपको, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं मानेंगे, तो फिर भी मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ। मैं कोई साइज़ रेनफोर्समेंट का डिटेल नहीं बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, लोग बता रहे हैं इतना स्टोरी है तो इतना लगा लो, इतना लगा लो। ये ऐसे डिसाइड नहीं किया जा सकता बिना कैलकुलेशन का, बिना डेटा का, है ना। और अगर मैं कोई डेटा आपको दूं और आपने इस्तेमाल किया और कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारी गलती मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ये मैं नहीं कर सकता। और ऐसे ही किसी से सुना के डिसीजन मत लिया कीजिए। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फाउंडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बहुत अच्छे से तहकीकात करके ही डिसाइड कीजिए। और मेरे हिसाब से तो आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सॉइल इंजीनियर से आप टेस्ट करा लीजिए। चलिए काम की बात अब शुरू करते हैं। देखिए सॉइल, अगर आपके एरिया में सॉइल है ना, मिट्टी अगर कीचड़ वाला है ना, एक्सपेंसिव सॉइल जिसको बोलते हैं, जिसमें पानी पड़ने के बाद वो कीचड़ भी बन जाता है और पूरा मतलब फैल जाता है, स्वेल हो जाता है ना। और आपको लगता है कि यहाँ की सॉइल की मजबूती काफ़ी कम है, मतलब नॉर्मली ही अगर कोई गाड़ी जा रहा है, कुछ भी हैवी चीज़ जा रहा है, तो अगर वो दब आपको निशान वगैरह दिखते हैं, आपको ऐसा फीलिंग है कि यहाँ की सॉइल मजबूत नहीं है, तो ऐसे जगह में जनरली ओपन फाउंडेशन नहीं दिया जाता, वहाँ पे पाइल फाउंडेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ओपन फाउंडेशन में जनरली क्या करते हैं, यानी फुटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये लैंड है मेरा, तो 1 से 1.5 मीटर खोद के ये मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन ऐसा फुटिंग बना देते हैं और यहाँ से कॉलम उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जो सॉइल फुटिंग के जस्ट नीचे वाला जो ज़मीन है वो अगर मजबूत नहीं है तो यहाँ से लोड आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो अगर आपको पता है, जनरली आदमी को पता होता है, आदमी जिस एरिया में रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, वो पता होता है। तो अगर आपको पता है कि मेरे एरिया में सॉइल अच्छा नहीं है, सॉइल, क्योंकि अब 3-4 मीटर खोदना भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। कई बार होता है कि 1-1.5 मीटर पे अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आप 3 मीटर 4 मीटर जाएंगे तो आपको अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। अब 4 मीटर खोदना इट्स ए बिग टास्क, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो ऐसे जगह में हम लोग जाते हैं किसके लिए, पाइल फाउंडेशन के लिए। ठीक है, ऐसे जगह में हम लोग जाते हैं पाइल फाउंडेशन के लिए। और जहाँ पे लैंड काफ़ी मजबूत हो, फर्म हो, हिली एरिया, जहाँ पे मुरम जैसा लाल मिट्टी हो, बारिश पड़ने से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती हो, है ना, ऐसे जगह पे जाते हैं हम लोग ओपन फाउंडेशन में। अगर आप किसी एरिया में घर बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपके जहाँ भी आप घर बना रहे हैं उसके 200-400 मीटर आसपास कहीं घर नहीं है, उससे दूर बना है, तो प्लीज़ आप सॉइल टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि मिट्टी जो है बहुत जल्दी चेंज 100-200 मीटर में तो बदलने के पूरे चांसेज होते हैं। तो अगर आप जो 200 मीटर दूर जो घर बना है उसके बेसिस पे आप अपना घर बनाएंगे तो गलती भी हो सकती है। तो इसलिए आप ज़रूर अपना घर का, अगर आप बना रहे हैं तो आप सॉइल टेस्ट तो मस्त है करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये एक गाइडलाइन मिल गया कि हमें ओपन फाउंडेशन कब करना है, पाइल फाउंडेशन कब करना है। ठीक है, दूसरा है
कि आप कौन सा सिस्टम से अपना घर बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, देयर आर 2 सिस्टम्स अवेलेबल, या तो हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना लें या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना लें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों का मिक्स बनाते हैं, है ना। तो ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे हम फाउंडेशन दे रहे हैं, हम अगर वहाँ पे फुटिंग बना रहे हैं, मान लीजिए, कोई बात नहीं है, बना लिया, और उसके बाद ब्रिक वर्क जो है उसी लेवल से उठा रहे हैं, तो ब्रिक वर्क के लिए भी थोड़ा बहुत फाउंडेशन बना रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको ब्रिक वॉल के लिए भी फाउंडेशन दे दिया, आपने इसके लिए भी दे दिया, तो एक्चुअली लोड बियरिंग है और आपका पूरा का पूरा लोड जो है वो वॉल के थ्रू ग्राउंड में जाने वाला है। तो ऐसे केसेस में फिर ये वाला जो फुटिंग है इसका कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह जाता है ना। तो आप ऐसे केसेस में भी आप अगर एक कोई भी इंजीनियर हो जो कि आपको जानता हो, कोई गवर्नमेंट वाला हो, उससे भी पूछ के थोड़ा सा ये सब चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं। और आप अगर आपको ये समझ में नहीं आया, मिस्त्री उस्त्री के बातों में चले गए, तो आपको फालतू के बहुत सारे पैसे, लाखों रुपए उसमें बर्बाद हो जाएंगे, और उसका रिजल्ट होना है 0, कुछ भी नहीं मिलना, है ना, कुछ भी नहीं मिलना, रिजल्ट मिलेगा 0। खाली लोग का देखा देखी और स्किल जिसको पता नहीं है उसकी बातों को मानने से ऐसा होगा। तो अगर आप फुटिंग, जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, ये रूम है, सपोज कि ये मेरा कमरा है, इस कमरे के लिए बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि चारों कॉर्नर पे एक एक कॉलम डाल सकते हैं, है ना, और नीचे एक एक फुटिंग डाल सकते हैं इसके नीचे। अब प्लिंथ लेवल पे यहाँ पे बीम डाल सकते हैं। अब हमने अगर इसको, अगर मैं यहाँ से थोड़ा काट दूँ, यहाँ से काट के अगर देखूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। ये आपका प्लेन बीम हो गया, क्रॉस में प्लेन बीम हो गया, और ये आपका ऊपर जाके यहाँ पे स्लैब हो गया, रूफ बीम हो गया और स्लैब हो गया, इस टाइप का होगा। अब आपने क्या किया कि ये प्लिंथ के ऊपर ही ब्रिक वर्क किया, प्लिंथ के नीचे कोई ब्रिक वर्क अगर नहीं किया तो क्या होगा, सारा लोड जो होगा ब्रिक व्रिक का सब कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में जाएगा, तब ये फुटिंग जो है बहुत हाईली लोडेड हो जाएगा। और इसकी पूरी साइजिंग का कैलकुलेशन होना रिकमेंडेड है। अंदाजे से करते हैं, कई बार पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे सॉइल में भी काफ़ी कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह का सिस्टम कर रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप कैलकुलेशन करवाइए, इंजीनियर से सलाह लीजिए कि ये फुटिंग की साइज़ क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर आप साथ के साथ यहीं से ब्रिक, इसी फाउंडिंग लेवल से ही, और यहाँ पे भी ब्रिक के नीचे भी फाउंडेशन दे रहे हैं, फाउंडेशन देके अगर यहाँ भी ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तब जो है थोड़ा सा आपका पार्ट जो है सेफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोड जो है ब्रिक के थ्रू अंदर चला जाता है। अब सवाल ये है कि हमें कौन सा फाउंडेशन इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सिस्टम अडोप्ट करना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर आप लोड बेयरिंग भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 2, 3, 4 स्टोरी तक, क्योंकि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसमें बीम वीम की लटक नहीं होती। अगर मीडियम साइज़ का रूम बना रहे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हॉल वॉल नहीं, बहुत बड़े रूम्स वगैरह नहीं बन रहे हैं, नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाले साइज़ हैं, तो आप आराम से 3-4 फ्लोर तक बना सकते हैं, लोड बेयरिंग ही करिए, और वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, ज़्यादा टिकाऊ भी होते हैं। अब इसमें से कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि जो फ्रेम स्ट्रक्चर कम टिकाऊ कैसे होता है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेम स्ट्रक्चर, जब भी हम आरसीसी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, रेनफोर्समेंट इन्वॉल्व है, और इन्फोर्समेंट क्या होता है, लोहे का होता है, और लोहे में जंग लगती है। तो लोहे में जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ होती है, रदर देन द कंक्रीट में जो डिटोरिएशन होता है।
तो कंक्रीट का एज काफ़ी लंबा होता है कंपेयर टू द रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट में अगर कहीं से भी हवा हुआ क्रैक व्रैक आया तो रेनफोर्समेंट जंग जर्जर होकर ख़त्म हो जाएगा, आपकी बिल्डिंग भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रेनफोर्समेंट इस्तेमाल ही नहीं किया, तो रेनफोर्समेंट कॉलम और बीम में इस्तेमाल ही नहीं किया, आपका तो वो ब्रिक का है तो उसकी तो कोई एज ही नहीं है, तो वो काफ़ी टिकाऊ होता है, काफ़ी लंबे दिन तक वो बिल्डिंग चलता है, बशर्ते कि ढंग से बना हुआ हो, है ना। ढंग से बने होने का मतलब है कि अच्छी तरह से उसको इंजीनियरिंग जो मान्यताएं हैं उसको कॉम्प्लाई किया गया हो। अब देखिए दूसरा है पाइल फाउंडेशन है। फुटिंग फाउंडेशन तो मोटा मोटी समझा दिया मैंने। अब पाइल फाउंडेशन क्या होता है कि जब हमारा सॉइल कमज़ोर होता है और या सॉइल का जो हार्ड स्टार्टा का मतलब लेयर्स, जैसे मान लीजिए ये मेरा ग्राउंड लेवल है और नीचे यहाँ पे है हार्ड स्टार्टा 4 मीटर नीचे, 4 मीटर्स, तो हमें लोड तो यहाँ ट्रांसफ़र करना है। ये बीच वाला मिट्टी बहुत ख़राब है, ये लोड ले ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, लोड को यहाँ पहुँचाना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे कि बोर कर देते हैं, ड्रिल से बोर कर दिया और इसमें रॉड डाल दिया और इसमें कंक्रीट पोर कर दिया, तो कंक्रीट जो है अब यहाँ तक पहुँच गया। अब इस पे जब कोई लोड आएगा तो वो लोड कहाँ जाएगा, इस हार्ड स्टार्टा में ट्रांसफ़र होकर ग्राउंड में चला जाएगा। तो जब भी आप देखें कि सॉइल कमज़ोर है तो आपको जाना चाहिए कौन से फाउंडेशन में, पाइल फाउंडेशन में। अब जब आप पाइल फाउंडेशन में जा रहे हैं तो नॉर्मली जब आपका बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है और काफ़ी ज़्यादा लोड होता है तो सिर्फ एक पाइल नहीं, कंबाइंड सिस्टम ऑफ पाइल का देना पड़ता है, कम से कम 3 पाइल। तो ऐसे नीचे गया तो यहाँ पे कम से कम 3 पाइल डालनी पड़ेगी आसपास, और उसके ऊपर एक आपका पाइल कप बनेगा और तब यहाँ से कॉलम उठेगा, तब जाके ये प्रॉपर फाउंडेशन होता है। तो अगर हम इसका प्लान देखेंगे तो प्लान आपका करीब करीब ऐसा दिखेगा, 1 2 3 पाइल कैप और यहाँ से एक कॉलम। तो ये होता है, ये मोमेंट रजिस्टर करने वाला पाइल सिस्टम होता है, जिसमें काफ़ी मोमेंट अगर आ रहा है तो फिर हमें ऐसे 3 पाइल सिस्टम करना पड़ेगा और पाइल कैप देनी पड़ेगी, तो वो काफ़ी कॉस्टली अफेयर होता है पाइल फाउंडेशन में अगर हम मल्टी पाइल सिस्टम में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगल पाइल सिस्टम में जा रहे हैं कि आपने ये बिल्डिंग बनाई और एक पाइल यहाँ दे दिया, एक पाइल यहाँ दे दिया, केवल पाइल को आपने बीम से बांध दिया, ऐसे केसेज में कई बार पाइल फाउंडेशन का जो सिस्टम होता है वो सस्ता भी हो सकता है। तो सस्ता महंगा तो चलो दूर आगे की बात है, सबसे पहले हमें तो सही सिस्टम अडोप्ट करना चाहिए। सही सिस्टम अडोप्ट नहीं करेंगे तो हमारा बिल्डिंग का जो लाइफ है कम हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कई सारे आप सुनने गाहे बगाहे आप सुनते रहे होंगे कि कहाँ पे कहीं कहीं पे ये कोलैप्स हो गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। वो इसीलिए होता है कि उनका फाउंडेशन एडिक्वेट नहीं होता है। तो आप हमेशा अपने बिल्डिंग पे फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए कि फाउंडेशन एडिक्वेट बनाएं, फाउंडेशन थोड़ा ज़्यादा मजबूत बना दे, डजेंट मैटर, क्योंकि ऊपर का प्लान कब चेंज हो जाए, कब मूड बदल जाए, आप और एक फ्लोर बनाना चाहें, फाउंडेशन कमज़ोर होगा तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और 1 2 गलतियां हम लोग करते हैं जो एक्सकवेशन करते हैं, तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के पास में बहुत आराम से खोद देते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं बता देता हूं आपको, जो नॉन इंजीनियर्ड है या इंजीनियर जो भी हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए ये कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है। अब आजकल क्या होता है कि घर बहुत पास पास में बनते हैं, है ना। अब हमें तो पता नहीं है कि इस बिल्डिंग की फाउंडेशन कितनी डेप्थ में गई है, कौन सा फाउंडेशन है, इतना पता हमें तो होगा नहीं, वो पता नहीं कब बना है, और हमें अपना यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन करना है। अब मान लीजिए कि हमें ओपन फाउंडेशन करना है, बेसमेंट बनाना है, पूरा खोदना है। हमने क्या किया कि ये पूरी मिट्टी ऐसे खोद तो दी, लेकिन पता चला कि हमने खोद दी 3 मीटर, सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इनका फाउंडेशन का लेवल 1.5 मीटर ही था। ठीक है, तो जैसे ही हम 1.5 मीटर के नीचे जाएंगे तो ये सॉइल क्या होगा, अनसपोर्टेड हो जाएगा, और ये सॉइल जो है वर्टिकल नहीं रह पाएगा। अगर हम ऐसा
करके काटते हैं, थीटा एंगल पर काटते हैं, जहाँ थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हमने स्ट्रेट काट दिया तो इस सॉइल को यहाँ रखने के लिए जो साइड से सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट हो गया 0। अब ये सॉइल यहाँ से निकल जाएगा, निकलने के बाद ये क्या होगा, ये इसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, तो ये वाली बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। और ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे खोद मत दीजिए। अगर एकदम खोदने की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा सीट पाइल। सीट पाइल का मतलब क्या है कि एक सीट जैसा, एक सीट को ठोक देंगे, उसके पहले साइड में पहले ठोक देंगे काफ़ी, अगर हमको 3 मीटर खोदना है तो 4 मीटर तक इसको ठोक देंगे, तब ये, और इसको भी कहीं पे एंकर कर देंगे ताकि इधर वाले सॉइल को ये पूरा प्रोटेक्ट करे, और तब हम यहाँ से मिट्टी निकालेंगे, तब हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसे केसेस में सेफ हो पाएगा। नहीं तो कोलैप्स बहुत सारे होते रहते हैं। तो कैसी लगी ये हमारी बातचीत? इसमें मैंने कुछ ज़्यादा टेक्निकल बताया नहीं, बस एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था आपकी आंखें खोलने के लिए। अगर आप समझ पाए कि आपके बिल्डिंग का फाउंडेशन वाला पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। आप थोड़े से, अब मैं चाहता हूं कि मेरा कंट्री, पूरा देश थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए और इन सब चीज़ों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सलाह लेके ही काम करें। बहुत मोटा पैसा इन्वॉल्व है, इसको बिना एक्सपर्ट की राय के खर्च मत करिए। कई बार बर्बाद भी हो जाता है पैसा। कई बार क्या करते हैं, आप अननेसेसरी पैसा लगाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। कई बार आप ऐसे जगह पैसा बचा लेते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग पूरी गिरने की संभावना रहती है। और एक टिप देता हूं मैं आपको, हमेशा जो रेनफोर्समेंट आएगा फुटिंग में ज़्यादा आएगा, स्लैब में कम आएगा, है ना। स्लैब में इसलिए कम आएगा कि स्लैब में तो बहुत माइनर से लोड्स होते हैं, लेकिन फुटिंग में क्या होता है, पूरी बिल्डिंग का लोड कलेक्ट होकर फुटिंग से ट्रांसफ़र होता है। तो फुटिंग में ज़्यादा सरिया डलेगा, स्लैब में कम सरिया डलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका उल्टा है तो उसको अभी भी उल्टा कर लीजिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग स्लैब में बहुत ज़्यादा सरिया डालने की कोशिश में रहते हैं और फाउंडेशन में सरिया चुरा लेते हैं। ऐसा नहीं, कितना लगेगा, क्या लगेगा, ये तो कोई इंजीनियर बताएगा, लेकिन ये मैंने एक आपको थंब रूल बताया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। आपका कोई दोस्त, साथी, रिश्तेदार घर बना रहे हैं तो उनको टैग करिए, इस वीडियो को शेयर करिए फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और इस वीडियो को वायरल करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। नए गलती से आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।